हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स क्लासेस विद पंकज चोपड़ा। बेटा हम लोग बिजनेस स्टडीज का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। इसके अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म्स कौन कौन सी हैं। तो बेटा अभी तक हम सोल ट्रेड को अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। उसके बाद हमने पार्टनरशिप भी पढ़ लिया, जॉइंट इनटू फैमिली भी पढ़ लिया। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कोऑपरेटिव सोसाइटीज, या फिर आप उसको बोल सकते हो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। सर ये कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं, हमें प्लीज बता दो फटाफट। तो बेटा कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, उससे पहले आपको मैं एक वर्ड है जिसका नाम है कोऑपरेशन, उसके बारे में बताना चाहता हूं कि कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है। सर कोऑपरेशन क्या है, कोऑपरेशन का मतलब क्या है, वर्किंग कलेक्टिवली। अगर सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं, मिलकर काम कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं कोऑपरेशन। अगर हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑपरेशन, कि हम एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं। अब ये जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या है, इसमें क्या होता है, वर्किंग कलेक्टिवली फॉर द वेलफेयर ऑफ मेंबर्स। अगर पीपल्स जो है, पीपल और यू कैन से मेंबर्स वर्किंग कलेक्टिवली फॉर वेलफेयर ऑफ मेंबर्स। इसमें क्या है, कुछ मेंबर्स मिलकर, कुछ लोग मिलकर बाकी उन्हीं के जैसे जो लोग हैं उनकी हेल्प करने के लिए इकट्ठा काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। तो सर क्या कोई भी अगर मिलकर काम कर रहा होगा तो हम उसको कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बोल देंगे? नहीं बेटा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होती हैं या कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, सिर्फ इतना ही काफी नहीं है कि लोग मिलकर, एक तरह के लोग मिलकर उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर दी और वो अपने मेंबर के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं तो वो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है नहीं। इसके लिए एक कंडीशन और अप्लाई ये होती है कि अगर आप लोग कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कहा जाए, तो उसके लिए जरूरी ये है कि आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 के अंडर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। एक एक्ट है उसके अंदर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, उसी के बाद आप इसको एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं। ये बनाते क्यों है सर लोग? ये इसलिए बनाया जाता है ताकि जो हमारे जैसे लोग हैं उनकी हम हेल्प कर सकें। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप और मैं, हम सब लोग कंज्यूमर हैं, कस्टमर्स हैं, हम लोग कंज्यूमर हैं। अब हमारे को दिखाई दे रहा है कि जो रिटेलर्स हैं या जो एजेंट हैं वो लोग हमारा शोषण कर रहे हैं, वो लोग हमारा शोषण कर रहे हैं। कैसे सर? वो हमारे को एक्सेसिव प्राइस चार्ज करते हैं। वो हमारा शोषण मतलब होता है बेटा एक्सप्लॉयटेशन, वो आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो अब क्या हुआ कि एक चीज 10 रुपए की होलसेल में रेडी हो जाती है, लेकिन जब वो एक कंज्यूमर तक, हमारे तक पहुंचती है तो उसका प्राइस हो जाता है लगभग डबल, यानी कि 20 रुपए, 22 रुपए या 25 रुपए। तो अब क्या हुआ, काफी सारे कंज्यूमर इकट्ठे हुए और उन्होंने एक सोसाइटी क्रिएट कर दी। अब इस सोसाइटी का काम क्या होगा कि होलसेलर से डायरेक्ट जाके, होलसेलर या प्रोड्यूसर के पास डायरेक्ट जाके सामान खरीदेंगे, और जो बिचौलिए हैं, मिडलमैन है यानी कि एजेंट है या फिर रिटेलर्स हैं, उनको हम वहां से निगलेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। उनको हम क्या कर देंगे, वहां से निगलेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे और डायरेक्ट जाके उनसे सामान परचेस कर लेंगे। ऐसा करने से क्या होगा,
जितने भी हमारे मेंबर्स हैं उनको कम प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इन रीजंस की वजह से बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्रिएट की जाती हैं। रीजन काफी सारे हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया ये। उसके अलावा ऐसे है कि आप लोगों ने देखा होगा लोग कमेटियां डालते हैं, उसके अंदर भी क्या रीजन होता है कि वो जो लोगों की छोटी छोटी सेविंग्स है, जो भी लोगों की छोटी छोटी सेविंग्स है उनको इकट्ठा कर लो और जो नीडी मेंबर है उसको उठा के पैसे दे दो इंटरेस्ट पे। अब इससे क्या होगा, वो जो लोग थे उन्होंने कुछ सेविंग इकट्ठी की थी, उनको उसके ऊपर इंटरेस्ट दे दो, और जो नीडी मेंबर है उसको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर आप लोन प्रोवाइड करो और उससे इंटरेस्ट लेके मेंबर्स को देना स्टार्ट कर दो। मतलब कि कहने का मतलब सिर्फ यही है कि ये जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये अपने मेंबर के वेलफेयर के लिए एस्टैब्लिश की जाती हैं और इसके अंदर सेम टाइप के लोग ही मिलके काम करते हैं। ठीक है, अगर आपको इसकी एग्जैक्ट मीनिंग देखना है तो आप अपनी बुक के अंदर देखेंगे, वहां पे लिखा हुआ है इट रेफर्स टू दैट वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु जॉइन टुगेदर विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द मेंबर। मतलब कि वॉलंटरी का मतलब है खुद की इच्छा से क्रिएट की गई एक एसोसिएशन है जिसके अंदर लोग जुड़ते हैं और उनका जो मोटिव होता है ये होता है कि हमारे जो मेंबर्स हैं उनको हम क्या करें, हेल्प करें, उनको क्या करें, हम हेल्प करें। ठीक है बेटा, इसके बाद अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, इसके फीचर्स क्या होते हैं, फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। बेटा आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा। मतलब इसके अंदर क्या है, इट रेफर्स टू वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु जॉइन टुगेदर विद द मोटिव टू हेल्प द मेंबर्स। उसको हम क्या बोल देते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी बोल देते हैं। और इसके लिए आपको एक एक्ट है, स्पेशल एक एक्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, उसके अंडर जाके आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा, या फिर स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है उसके अंदर रजिस्टर कर लो। नहीं तो कुछ स्टेट है जिनके खुद के ही एक्ट हैं, जैसे कि बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, चेन्नई है, इनके खुद के सोसाइटी एक्ट, पर्सनल एक्ट हैं, उनके अंडर आपको जाके रजिस्टर करवाना पड़ेगा और आपकी एक सोसाइटी बन जाएगी। ठीक है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, इसके फीचर्स क्या होंगे, फीचर्स या फिर मैं बोलूं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, इसकी विशेषताएं क्या होंगी। सबसे पहली बात जो है वॉलंटरी मेंबरशिप। वॉलंटरी मेंबरशिप का मतलब क्या है, वॉलंटरी मेंबरशिप का मतलब यह है बेटा कि अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है बनी हुई है, उसके अंदर कोई भी पर्सन जाके मेंबर बन सकता है और किसी भी टाइम अगर उसको लगे कि मेरे को यहाँ से मेंबरशिप छोड़नी है तो वो छोड़ भी सकता है। मतलब वॉलंटरी मेंबरशिप का मतलब यही है कि खुद की जब इच्छा करी तब जाके वहां के मेंबर बन जाओ और वहां के शेयर परचेस करने पड़ते हैं, वहां कुछ पैसा देना पड़ता है, पैसा दो वहां के मेंबर बन जाओ। जब आपको लगता है कि मेरे को यहाँ मेंबरशिप कंटिन्यू नहीं करनी तो आप वहां से मेंबरशिप कैंसिल करवा दो, इंटीमेशन दो वहां पे जाके, उनको बता दो भाई मैं अब आप यहाँ इस सोसाइटी में काम नहीं करना चाहता तो अब मैं यहाँ से छोड़ना चाहता हूँ। तो कभी भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, कभी भी आप इसको छोड़ सकते हैं। इसके अंदर रिलीजन का, कास्ट का कोई सिस्टम नहीं होता कि किसी रिलीजन या किसी कास्ट के लोगों को ही ज्वाइन करवाया जाएगा। कोई भी पर्सन जाके इसको, कोई भी कास्ट का, कोई भी रिलीजन का पर्सन जाके इसको ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, दूसरी बात लीगल स्टेटस। लीगल स्टेटस, लीगल स्टेटस का मतलब क्या है बेटा, लीगल स्टेटस का मतलब ये है कि अगर हम सबने मिलकर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी क्रिएट कर दी, बना दी है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन और उसको रजिस्टर भी करा लिया हमने एक्ट के अंडर, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंडर जाकर रजिस्टर करवा लिया, तो रजिस्टर होने के बाद जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका एक लीगल स्टेटस हो जाएगा। मतलब कि वो एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह काम करेगी। वो भी अपने बिहाफ पे सोसाइटी अपने नाम पे कहीं से भी कोई एसेट परचेज कर सकती है, सेल कर सकती है, बैंक में अकाउंट खुलवा सकती है। ठीक है, मतलब जैसे हम लोग काम करते हैं वैसे ही वो काम कर सकती है। वो किसी के भी अगेंस्ट जाके कोर्ट में फाइल कर सकती है केस,
किसी भी पर्सन के अगेंस्ट केस फाइल कर सकती है, कोई भी पर्सन उसके अगेंस्ट जाके फाइल कर सकता है, तो उसका मेंबर से हटके एक लीगल स्टेटस हो जाता है, ठीक है, जो कि अभी तक किसी भी फॉर्म में नहीं आया था। उसके बाद लिमिटेड लायबिलिटी, इसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है। यहाँ पे जितने भी मेंबर होंगे उनकी लायबिलिटी लिमिट होगी, सिर्फ और सिर्फ कहां तक, जितने उन्होंने शेयर्स परचेस कर रखे हैं सिर्फ वहां तक उसकी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी को घाटा होता है तो सिर्फ जितना पैसा उसने इन्वेस्ट किया हुआ वही डूबेगा, उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। या आपने कोई गारंटी दी हुई है तो वो पैसा आपका डूब सकता है। दूसरी बात, कंट्रोल, इसको कंट्रोल कौन करता है बेटा, कोऑपरेटिव सोसाइटी को कंट्रोल करते हैं उनके मेंबर्स। कोऑपरेटिव सोसाइटी को कंट्रोल कौन करता है, कंट्रोल करता है उसके मेंबर्स। जो भी मेंबर्स होते हैं वो लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी को मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, लेकिन सब लोग वहां पे जाके पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं, मेंबर्स को कुछ इलेक्ट कर लेते हैं जो उस सोसाइटी के लिए पूरा उसको प्रॉपर तरीके से चलाएंगे, ठीक है। जैसे कि हमारे यहाँ पे होता है ना कि हमें कंट्री को रन करने के लिए हम एमएलए इलेक्ट कर लेते हैं, एमपी इलेक्ट कर लेते हैं, या फिर सीएम इलेक्ट किया, इन सब लोगों को हम इलेक्ट इसलिए करते हैं ताकि हमारी कंट्री को हम अच्छे से चला सकें। सेम ऐसे सोसाइटी को चलाने के लिए मेंबर्स क्या करते हैं, वहां पे कुछ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर लेते हैं जो कि इसको प्रॉपर्ली कंट्रोल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज सर्विस मोटिव। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्रिएट की जाती हैं इनका जो मेन मोटिव होता है वो सर्विस मोटिव होता है। सर्विस मोटिव के लिए इनको बनाया जाता है। ये ट्राई ये करते हैं कि अपने मेंबर्स को ज्यादा से ज्यादा हम गुड्स प्रोवाइड करें कम से कम प्राइस पे, और ज्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं करना। प्रॉफिट अर्न करते हैं, ऐसा नहीं कि प्रॉफिट अर्न नहीं करते, थोड़ा बहुत प्रॉफिट अर्न किया, जैसे वो 20 में 10 वाला सामान हमारे को 25 में मिल रहा था तो ये 10 वाला सामान आपको 15 में दे देंगे, कुछ प्रॉफिट अर्न करते हैं, लेकिन इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो सर्विस मोटिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इक्वालिटी ऑफ वोटिंग। अगला जो फीचर है वो है इक्वालिटी ऑफ वोटिंग। पॉइंट नंबर आपका हो गया 6, इक्वालिटी ऑफ वोटिंग। इसके अंदर क्या फीचर होता है, इसके अंदर फीचर ये है कि जो भी मेंबर्स हैं उन सबको बराबर राइट्स हैं कि वो वोट करें। ऐसा नहीं है अगर मेरे पास वहां के 10 शेयर है, मतलब मैंने ज्यादा पैसा लगाया हुआ है तो मैं ज्यादा वोट कर सकता हूं। एक पर्सन एक वोट, इररिस्पेक्टिव ऑफ शेयर्स, कि आपने कितना भी पैसा लगा रखा हो, कोई इस चीज से मतलब नहीं है। एक आप मेंबर हो तो एक ही वोट दे सकते हो, चाहे आपके पास 1 शेयर है चाहे आपके पास 100 शेयर है, आपका वोटिंग राइट इक्वल रहता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो है इसका वो है डिस्पोजल ऑफ सरप्लस। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आता है कई बार, डिस्पोजल ऑफ सरप्लस, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्पोजल का मतलब हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। सरप्लस को आप सिंपल शब्दों में मान सकते हो कि प्रॉफिट। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाएगा, ये क्या कहते हैं, कहते हैं कि सर आप जो भी अमाउंट आएगा उसका 1/4 आप कहां ट्रांसफर कर देना, जनरल रिजर्व में। मतलब कि उसको रिटेन करके रखना है, आपने बांटना नहीं है, बचा के रखना है। जितना भी प्रॉफिट हुआ, 1 लाख अगर प्रॉफिट हुआ, 1 लाख का 1/4 आप क्या करोगे, यहां पे रख लोगे। उसके बाद आप दोगे डिविडेंड, up to a maximum extent of 10% on capital। वो कहते हैं उसके बाद आप क्या करोगे, ये जो प्रॉफिट होगा उसको जो मेंबर्स हैं उनके बीच में बांटना शुरू कर दोगे। मेंबर्स के बीच में बांटना शुरू करोगे
तो कैसे बांटोगे, जितने भी उसने पैसे लगाए हैं उसका 10% उसको दे दो। अगर किसी ने 1 लाख लगाया है तो 1 लाख का 10% आप यानी कि 10,000 उसको दे दो प्रॉफिट में से, क्योंकि उसने पैसे लगाए तो उसको रिटर्न में हम डिविडेंड देते हैं, यानी कि डिविडेंड का मतलब होता है लाभांश, पार्ट ऑफ प्रॉफिट, उसको दे दिया जाता है। ठीक है, 10% जो होगा ये होगा फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। जहां पे भी आपकी सोसाइटी है, जहां पे भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके आसपास का जो एरिया है उसको डेवलप करने के लिए आप पैसे दे सकते हो। जो भी डिविजिबल प्रॉफिट होगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस होगा, उसका मैक्सिमम 10%, आप इससे कम कर सकते हो, ज्यादा नहीं लेके जा सकते। रिमेनिंग जो होगा, रिमेनिंग जो होगा ये रिमेनिंग डिवाइड होगा एज अ बोनस, एज बोनस अमंग मेंबर्स। ये मेंबर्स के बीच में बोनस के तौर पे मिलेगा। ये तो मिलता है बेटा, डिविडेंड तो मिलता है कैपिटल के हिसाब से, और बोनस मिलता है कंट्रीब्यूशन के हिसाब से कि आपने कितना वहां से, अगर जैसे कंज्यूमर सोसाइटी है तो आपने कितना परचेज किया, उस परचेजेस के हिसाब से आपको बोनस मिलेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो इसका फीचर है बेटा वो है कैश ट्रेडिंग। समझ आ रहा है ना, कोई स्पीड जल्दी तो नहीं होती, मैं बड़ा आराम से वैसे ट्राई करता हूँ कि आपको समझाऊं। फिर भी अगर आपको कभी लगता है कि नहीं स्पीड बहुत फास्ट होती है तो आप मेरे को बता देना बेटा। नेक्स्ट वन इज कैश ट्रेडिंग, कैश ट्रेडिंग। यहाँ पे जो सेल होगी, ट्रेडिंग का मतलब हो गया बेटा सेल परचेज। यहाँ पे जो भी सेल परचेज होती है वो नॉर्मली कैसी होती है, कैश पे करी जाती है, लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप क्रेडिट पे सेल नहीं कर सकते। नॉर्मली यहाँ पे जो सेल परचेज की जाती है वो किस पे की जाती है, कैश। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस, अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस, यानी कि फाइनेंस, फाइनेंस का मतलब हो गया वहां पे पैसा, कि पैसा कहां से अरेंज करना है। तो पैसा अरेंज करने के लिए इनके पास ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन कि ये क्या करते हैं, अपनी कैपिटल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, जिसको बोलते हैं शेयर। तो शेयर बेचते हैं, उससे पैसे लेते हैं, तो कैपिटल से पैसा रेज कर सकते हैं शेयर बेच के। दूसरा ऑप्शन इनके पास होता है लोन ले सकते हैं ये गवर्नमेंट से या बैंक से, या फिर कोई गवर्नमेंट इनको हेल्प कर दे, ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट। ग्रांट का मतलब होता है सपोर्ट या फिर हेल्प गिवन बाय गवर्नमेंट। नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट कंट्रोल। बेटा इसको चाहे चलाते मेंबर्स हैं, लेकिन गवर्नमेंट भी इसमें कंट्रोल करती है। टाइम टू टाइम इनके जो भी अकाउंट्स होते हैं, हर साल जो भी इनका अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं, यानी कि जो भी ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और बैलेंस शीट है, जो अकाउंट बनाए हैं वो अकाउंट्स इनको क्या करने होते हैं, रजिस्ट्रार के ऑफिस में सबमिट करवाने होते हैं। तो क्योंकि गवर्नमेंट आपको हेल्प कर रही है तो इसलिए वो बीच में आके इसमें इंटरप्शन करती है, कंट्रोल करने का ट्राई करती है। ठीक है बेटा, ये तो है इसके फीचर्स, ये इसके क्या है, फीचर्स हैं। किसके फीचर हैं ये, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के। अब मैं आपको बताता हूं कि इसको रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, फॉर्मेशन मतलब बनाई कैसे जाती है, या फिर आप बोल सकते हो रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में बात की थी कि इसको रजिस्टर करवाना पड़ता है। रजिस्टर कहां करवाना पड़ेगा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 या फिर स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। यहां पे आपको रजिस्टर करवाना है इस एक्ट के अंदर। हर स्टेट के अंदर, हर स्टेट के अंदर क्या होता है बेटा, इन्होंने अपने रजिस्ट्रार बनाए हुए हैं। रजिस्ट्रार का एक ऑफिस होता है हर स्टेट के अंदर। तो आपको क्या करना है, उस रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना है और वहां पे जाके जो भी उनका प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म और जो भी उनकी
जाके डिपॉजिट करवाना है। फॉर्म के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, जो भी आप सोसाइटी बना रहे हो उसका नाम आपको उस फॉर्म के अंदर लिखना है। जो भी आप सोसाइटी बनाना चाहते हो सोसाइटी का नाम, उस सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि वो किस लिए बनाई जा रही है, कंज्यूमर की हेल्प करने के लिए, प्रोड्यूसर की हेल्प करने के लिए, फार्मर की हेल्प करने के लिए, हाउसिंग लोन के लिए, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है जिसके लिए आप उस सोसाइटी को बनाना चाहते हो वो आपको बताना पड़ेगा। द डिटेल ऑफ शेयर कैपिटल, आपके शेयर कितने होंगे, एक शेयर कितने का होगा वो सारा आपको वहां पे बताना पड़ेगा। राइट, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मेंबर, जितने भी वहां के मेंबर होंगे उनके पास क्या क्या राइट्स होंगे, उनकी क्या क्या ड्यूटीज होंगी और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, वो भी आपको इस फॉर्म के अंदर लिख के देनी है। मेथड ऑफ बिकमिंग अ मेंबर, कि कोई अगर आपकी सोसाइटी का आके मेंबर बनना चाहता है तो वो किस तरीके से आपकी सोसाइटी का मेंबर बन सकता है, वो भी आपको यहाँ बताना पड़ेगा। द नेम एंड एड्रेस ऑफ द मिनिमम रिक्वायर्ड 10 मेंबर्स, आपको मिनिमम यहाँ पे 10 मेंबर रिक्वायर्ड होते हैं, उन 10 मेंबर का नाम एड्रेस आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। द रूल्स ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के जो भी रूल्स हैं वो आपको वहां पे बताने पड़ेंगे। अगर वो रजिस्ट्रार सेटिस्फाई फील करता है कि हाँ सब सही है, सब कुछ इसने फॉर्म में सही लिखा है और उनको लगता है कि सब अच्छे से है, तो वो आपकी सोसाइटी को क्या कर देते हैं, रजिस्टर कर देते हैं। रजिस्टर करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा और आपकी सोसाइटी क्या हो जाएगी, एग्जिस्टेंस में आ जाएगी। क्लियर। अब बात आती है कि इसका जो ऑफिस होगा, ऑफिस बियरर्स कौन होंगे जो ऑफिस को रन करेंगे, तो बेटा वहां पे कुछ मेंबर्स को मेंबर ही इलेक्ट करते हैं इनको, तो आपको उनके बारे में बताना है वहां पे कि कौन कौन से ऑफिस बियरर होते हैं, वहां पे ऑफिस को चलाते कौन है वहां पे। सबसे पहले जो है वो है प्रेसिडेंट, नंबर 2 पे है वाइस प्रेसिडेंट, नंबर 3 पे है सेक्रेटरी, नंबर 4 पे है ट्रेजरर। तो ये 4 लोग हैं जो आपके ऑफिस को रन करते हैं, मतलब कोई भी डिटेल देनी है तो यही चारों लोग जाके देंगे, कोई डिटेल रजिस्ट्रार को देनी है, कुछ भी अपडेशन कराना है, कोई भी डिसीजन लेना है, वो सारा काम यही लोग करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिफरेंस क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी में और पार्टनरशिप में। तो बेसिस ऑफ डिफरेंस दिए हुए हैं। पहली बात एक्ट, तो आपको अभी मैंने बताया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो रूल करता है, जो चलाता है, वो है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। और पार्टनरशिप में मैंने आपको बताया था, पार्टनरशिप को जो रूल करता है या गवर्न करता है उस एक्ट का नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये डिफरेंस हो गया, एक को कर रहा है 1912, एक को कर रहा है 1932। दूसरी बात रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप को रजिस्टर करवाओ चाहे ना करवाओ कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज म्यूचुअल प्रॉफिट, जो प्रॉफिट होगा वो मेंबर्स हो चाहे नॉन मेंबर्स हो दोनों को मिलता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट को कोई भी परचेस कर सकता है, चाहे वो आपका मेंबर है सोसाइटी का चाहे वो मेंबर नहीं है। लेकिन पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट होता है वो सारा प्रॉफिट किसको मिलता है, सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है म्यूचुअल हेल्प टू दोस हु आर इनकैपेबल ऑफ डूइंग वर्क सिंगल हैंडेड, जो लोग उस काम को नहीं कर सकते अकेले तो उनकी हेल्प करने के लिए बनाया जाता है। लेकिन जो पार्टनरशिप है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बिजनेस एक्टिविटी को करना, यानी कि प्रॉफिट जनरेट करने के लिए काम करना। नंबर ऑफ मेंबर जो है वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर मिनिमम 10 मेंबर होते हैं और मैक्सिमम की वैसे कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर आपकी क्रेडिट सोसाइटी है, आपकी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो उस केस में आपको 100 मेंबर की रिस्ट्रिक्शन है। बाकी कोई भी कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर सोसाइटी आप बनाते हो उसमें कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, मिनिमम 10 की है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप करते हो तो पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मेंबर की रिक्वायरमेंट होती है और मैक्सिमम
50 नंबर तक आपकी रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कौन कौन से टाइप्स हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, सबसे पहली जो सोसाइटी है उसका नाम है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी नाम से ही पता चलता है कि इसको बनाता कौन है। हु इज द क्रिएटर ऑफ कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी? इसका क्रिएटर कौन होता है? इसका क्रिएटर होता है कंज्यूमर। कंज्यूमर हु वांट टू गेट रिड ऑफ ट्रेडर्स एंड ब्रोकर्स एक्सप्लॉयटेशन। ऐसे कंज्यूमर जो भी एजेंट वगैरह के एक्सप्लॉयटेशन से बचना चाहते हैं वो लोग इसको बनाते हैं। दूसरी बात, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो मिडलमैन है उनको एलिमिनेट कर देना और जो भी गुड्स हैं उसकी सप्लाई को कांस्टेंट रखना, लगातार सप्लाई देते रहना। अवेलेबिलिटी ऑफ हाई क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइस, जो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं उनको ये रीजनेबल प्राइस पे देते हैं। क्रिएटर है कंज्यूमर, ऑब्जेक्टिव आपको बता दिए हैं। उसके बाद है बेसिक फंक्शन। इनका फंक्शन क्या होता है? इनका काम क्या होता है? पहला फंक्शन इनका यह है कि परचेज करेंगे प्रोड्यूसर से या फिर होलसेलर से, और दूसरा फंक्शन है कि उसी जो भी आपने परचेज किया उसको वो सेल कर देंगे। और इसके फीचर क्या क्या हो सकते हैं? कोई भी नॉन मेंबर है वो यहाँ से आके सामान परचेज कर सकता है। मेंबर आर गिवन प्रायोरिटी इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ गुड्स। अगर वहां पे सामान कम पड़ गया तो मेंबर को पहले मिलेगा और नॉन मेंबर को बाद में मिलेगा। समटाइम्स मेंबर आर गिवन स्पेशल डिस्काउंट। जो मेंबर है उनको कुछ स्पेशल डिस्काउंट भी ऑफर कर देते हैं। मेंबर्स आर गिवन बोनस एंड शेयर इन प्रॉफिट इन प्रोपोर्शन टू देयर परचेज एंड इन्वेस्टमेंट रिस्पेक्टिवली। जो मेंबर्स होते हैं उनको बोनस भी मिलता है और इन्वेस्टमेंट के ऊपर उनको डिविडेंड भी मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट जो सोसाइटी है उसका नाम है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। नाम से क्लियर हो गया। बनाएगा कौन इसको? पहले मैं आपको बताऊंगा कि कौन इसको क्रिएट करता है, फिर मैं आपको बताऊंगा इसके ऑब्जेक्टिव, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा बेसिक फंक्शन और उसके बाद अदर फीचर। तो पहली बात कि इसको क्रिएट कौन करेगा? इसको क्रिएट करते हैं स्मॉल प्रोड्यूसर। कौन क्रिएट करता है? स्मॉल प्रोड्यूसर who face difficulties in attaining material and selling of goods। जिन प्रोड्यूसर्स को भी मटेरियल लेके आने में या सामान बेचने में दिक्कत होती है वो लोग मिलकर इसको क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोवाइडिंग मटेरियल एंड हेल्प इन द सेल ऑफ गुड्स। मटेरियल प्रोवाइड करना और सेल करने में हेल्प करना गुड्स की। बेसिक फंक्शन असिस्टिंग मेंबर फॉर डूइंग परचेजिंग एंड सेलिंग। जो भी मेंबर हैं उनको हेल्प करना परचेज करने में और सामान को सेल करने के लिए। अनदर ऑब्जेक्टिव या अदर फीचर्स क्या होंगे? रिलीव प्रोड्यूसर फ्रॉम अदर बर्डन सो दैट दे कैन कंसंट्रेट ऑन प्रोडक्शन एक्टिविटीज। आप प्रोड्यूसर के माइंड में और कोई बर्डन नहीं है, उसको परचेज कैसे करना है वो भी बता दिया, सेल कैसे करना है वो भी बता दिया। तो इसका काम सिर्फ और सिर्फ यही है कि प्रोडक्शन कैसे करनी है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज इसको भी बेटा क्रिएट करते हैं स्मॉल प्रोड्यूसर आर्टिस्ट क्रिएट करते हैं इनको। ये किस लिए किया जाता है? जो लोग फेस करते हैं सामान को सेल करने में अच्छे प्रॉफिट पे, वो लोग इसको क्रिएट करते हैं। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रोवाइडिंग रेगुलर मार्केट टू द मेंबर। जो मेंबर्स हैं उनको एक मार्केट प्रोवाइड करना। प्रोवाइडिंग रिलीफ टू द मेंबर फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द मिडलमैन। कई बार मिडलमैन प्रोड्यूसर को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनसे सस्ते में सामान लेके आगे महंगा बेचते हैं, तो उससे बचने के लिए मार्केटिंग सोसाइटीज बनाई जाती हैं। बेसिक फंक्शन क्या है इसका? कलेक्टिंग गुड्स फ्रॉम द मेंबर से वो गुड्स को इकट्ठा करते हैं और जो गुड्स कलेक्ट किए उनको रीजनेबल प्राइस पे आके सेल कर देते हैं। टेकिंग केयर ऑफ द माल प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग ट्रेड डील्स लाइक चेकिंग फ्रॉड इन अकाउंट्स एंड यूजिंग फॉल्स वेट। अगर वहां पे कुछ भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, मतलब कम वजन करके दिया जा रहा है या कुछ और तरीके की गलत प्रैक्टिसेस यूज की जा रही हैं, तो उसको अवॉइड करना, उनको चेक करना, ठीक है। अदर फीचर क्या होंगे? इट इंक्रीज कैपेसिटी ऑफ बार्गेनिंग
एंड ऑल्सो प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द मेंबर। जो मेंबर्स हैं उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर देता है, ठीक है, और उनको अलग और भी काफी सारी यहाँ पे असिस्टेंस यानी कि पैसों की हेल्प कर देते हैं उनको। इट हेल्प्स इन मेकिंग अरेंजमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में भी आपको हेल्प करते हैं, वेयर हाउसिंग में, पैकिंग में, मार्केटिंग रिसर्च में मेंबर्स को ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। इसको क्रिएट कौन करता है, इसको क्रिएट करते हैं जनरल पर्सन्स who have limited financial resources, जिनके पास कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, वो लोग इसको क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या होगा, टू हेल्प द मेंबर फील फ्री फ्रॉम क्लचेस ऑफ मनी लेंडर। कई बार जो ब्याज पे पैसे देते हैं वो काफी कॉस्टली देते हैं या काफी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करवाते हैं, तो उनसे बचाना इनका काम है। टू एनकरेज हैबिट ऑफ सेविंग इन द मेंबर, वो क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था ना, क्रेडिट सोसाइटी वाले लोग क्या करते हैं, लोगों से पैसा इकट्ठा करके मेंबर से, और जो नीडी मेंबर है उसको लोन प्रोवाइड करने का काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इनका काम क्या होता है, फंक्शन क्या होंगे, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, प्रोवाइडिंग लोन्स टू द मेंबर एट अ रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड ऑन इजी टर्म। ये क्या करते हैं, जो मेंबर्स हैं उनसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और जो नीडी पीपल होते हैं उनको लोन प्रोवाइड कर देते हैं। उसके बाद है फार्मिंग सोसाइटी। फार्मिंग सोसाइटी किस लिए बनाई जाती है, फार्मिंग सोसाइटी को बनाता कौन है, फार्मर्स क्रिएट करते हैं इसको, स्मॉल फार्मर्स क्रिएट करेंगे इसको, हु आर इनकैपेबल ऑफ डूइंग फार्मिंग इकोनॉमिकली। कई ऐसे छोटे छोटे फार्मर्स हैं जो बड़े अच्छे तरीके से या बड़े सस्ते तरीके से फार्मिंग नहीं कर पाते, तो वो लोग इसको बनाते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, अचीविंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड हायर प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर। ये ऐसा चाहते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या है कि पर यूनिट कॉस्ट जो वो कम से कम उसको करने का काम इनका है। और इसके फंक्शन क्या होंगे, एनकरेज कोऑपरेटिव फार्मिंग एंड प्रोवाइडिंग मॉडर्न एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, हाई क्वालिटी सीड्स एंड फर्टिलाइजर। ये बोलते हैं कि इकट्ठे होकर फार्मिंग करो, आपके पास 2 किले, मेरे पास 5 किले, किसी के पास 7 किले, हम सारे इकट्ठे कर लेते हैं, तो टोटल आपके पास थे 2, मेरे पास 7, उसके पास 5, तो टोटल 14 किले हो गए, 14 एकड़ जमीन हो गई। तो अब वहां पे कोऑपरेटिव फार्मिंग करेंगे तो इकोनॉमिकली हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज हाउसिंग सोसाइटीज। हाउसिंग सोसाइटीज कौन क्रिएट करते हैं, जनरल पर्सन। एक क्रेडिट सोसाइटी और एक हाउसिंग सोसाइटी, इनको जनरल पर्सन क्रिएट करते हैं, बाकी उसी फील्ड से रिलेटेड जो लोग होते हैं वही इसको क्रिएट करते हैं। इनका काम क्या होता है, प्रोवाइडिंग रेजिडेंशियल हाउसेज और प्लॉट्स टू द मेंबर। ये लोग, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि लोगों को प्लॉट देना, रेजिडेंशियल प्लॉट्स प्रोवाइड करना या घर प्रोवाइड करना। और इनका काम क्या होता है, परचेजिंग एंड डेवलपिंग लैंड। फंक्शन क्या होंगे इनके, कि लैंड को परचेज करना और उसको डेवलप करना, कंस्ट्रक्टिंग एंड अलॉटिंग हाउसेस टू द मेंबर, जो भी मेंबर है उनको घर प्रोवाइड करना, अलोंग अलॉटिंग प्लॉट्स इन केस नो हाउस कैन नॉट बी गिवन। अगर कभी ऐसा हो जाता है कि घर नहीं दिया जा सकता तो वहां पे उनको क्या दे दिया जाता है, प्लॉट दे दिए जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके एडवांटेज और लिमिटेशन कर लेंगे, फिर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। प्लीज बेटा आप लोग साथ साथ चैप्टर को रीड कर लिया करो जिस टाइम भी आपके पास लेक्चर मिलता है, ठीक है बेटा।